हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर्य और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़ की पहली वीडियो, है ना। ये पहली वीडियो है ऑफ माय सीरीज़ एडवांस मैथमेटिक्स फॉर मशीन एंड डीप लर्निंग। यहाँ पर हम वेक्टर्स को जानेंगे इस वीडियो में, और मेरी आगे आने वाली कुछ वीडियोस, इफ़ नॉट द एंटायर प्लेलिस्ट, विल बी डेडिकेटेड टू लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद हम पढ़ेंगे, जहाँ तक है, वेक्टर कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वगैरह कवर कराऊंगा। सो दिस विल बी द दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर सीरीज़। ठीक है, तो वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले, मतलब वेक्टर्स को स्टार्ट मैं कैसे करूँगा, देखो, एक ना, हम पहले बेसिक ज्योमेट्री समझेंगे। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, है ना। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। Let's say this is a sheet of paper, and on this sheet of paper I place an eraser or an object. It can be anything. So your friend might be asking, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपका दोस्त कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। अब ये क्वेश्चन का आंसर रिलेटिवली सिंपल है भाई। यू कैन पॉइंट ऑन दिस इरेजर, आप इसकी तरफ इशारा करके कह सकते हो वहाँ है। श्योर, यू आर करेक्ट, बट हमें एक फॉर्मल लोकेशन चाहिए इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, बेसिकली हम एक ऐसा तरीका बनाना चाहते हैं जो इस पेपर पे रखी किसी भी वस्तु का एड्रेस दे दे। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये कह दो कि भाई इस कागज़ के इस कोने से, अगर मैं लेट्स से ऐसा मान लो 10 सेंटीमीटर राइट चलने पर, और उसके बाद 7 सेंटीमीटर ऊपर चलने पर मैं इस इरेजर पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये करेक्ट एड्रेस देगी इस ऑब्जेक्ट का, इस इरेजर का, लेट्स से, है ना, इस इरेजर का एक करेक्ट लोकेशन देगी। यानी कि हमने बातों बातों में एक तरह से आविष्कार कर दिया है, एक ऐसे तरीके का जिससे मैं इस पेपर पे हर एक पॉइंट को एड्रेस कर सकता हूँ। उस पॉइंट को मैं, क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का एक फॉर्मल एड्रेस दे सकता हूँ। ठीक है, और वो एड्रेस क्या था? वो एड्रेस था कि 10 सेंटीमीटर हम चले राइट में और 7 सेंटीमीटर हम चले ऊपर, 7 सेंटीमीटर हम चले ऊपर। ठीक है, ये तरीका जो है, ये तरीका बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो इस तरीके को अभी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अब मान लो कुछ मान लो अभी आप ऐसा कह सकते हो कि मान लो ये जो शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, इसके बीचों बीच एक बिंदु है। ठीक है, मान लो ये शीट ऑफ पेपर बहुत बड़ा है, तो यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगा। ऐसा कुछ सिनारियो समझ लो, या फिर इससे ही बेहतर एक सिनारियो मेरे पास मेरे माइंड में आया है ना, उससे आप बहुत अच्छे समझ जाओगे। जैसे मान लो एक डिस्क है मेरे पास। ठीक है, एक डिस्क है। ठीक है, एक डिस्क है, और वो डिस्क बीचों बीच, है ना, लगी हुई है किसी, है ना, को। अब भाई बीचों, मतलब समझ लो बीचों बीच ये जो है कहीं, मतलब अटैच है। ठीक है, एक तरह से पाइवटेड है। जैसे मान लो आप ड्रम में होते हैं, मैंने जहाँ तक देखे हैं भाई, है ना, तो बीचों बीच एक होते हैं और फिर उस पर डंडा मारते हैं तो वो भन बोलता है, राइट। मैं बैंड्स फॉलो नहीं करता, तो मुझे नहीं पता इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दैट। ना, इस पे तो हम कोई कॉर्नर पिक नहीं कर सकते, तो हमने क्या कहा, हमने सेंटर को ही अपना कॉर्नर मान लिया। सॉरी, सेंटर को हमने अपना वो पॉइंट मान लिया जिससे हम स्टार्ट करेंगे मेजर करना। अब यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठ गया। सो आप कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर आगे चलता हूँ, राइट चलता हूँ, और 7 सेंटीमीटर ऊपर चलता हूँ, तो मैं बता दूंगा ये इंसेक्ट कहाँ लोकेटेड है, एंड दिस विल वर्क फॉर एवरी सिंगल पॉइंट ऑन दिस डिस्क। बट द इशू इज़ कि अगर मैं यहाँ पर लोकेट करना चाहता हूँ किस पॉइंट को, या यहाँ पर लोकेट करना चाहता हूँ, तो अब हमें राइट और ऊपर, जो हम अब तक यूज़ करते जा रहे थे, है ना, राइट और ऊपर, है ना, ये जो हम यूज़ करते आ रहे थे तरीका, दिस विल नॉट वर्क एज वेल, है ना, दिस इज़ नॉट वर्क दैट वेल, सॉरी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ़्ट में जब हम चलेंगे, और हम मान लो लेट्स से हम कहते हैं लेफ़्ट में हमें 5-10 सेंटीमीटर लेफ़्ट में जाना है, और फिर 7 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। तो अब हमने लोकेशन लिखने के तरीके में एक नया तरीका ऐड कर दिया, दैट इज़ लेफ़्ट। और यहाँ पर इसे नीचे लोकेट करना पड़ेगा, तो हमने नीचे भी, है ना,
हमने नीचे टर्म का भी यूज़ कर लिया। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो सकती है, लेट्स से ये हो सकती है 10 सेंटीमीटर राइट, 7 सेंटीमीटर ऊपर। ये है 10 सेंटीमीटर लेफ्ट, 7 सेंटीमीटर ऊपर, और ये है 10 सेंटीमीटर नीचे, 7 सेंटीमीटर लेफ्ट पर। अब एक गणित में होता है नेगेटिव, ठीक है, तो हम चाहते हैं सिंपल से सिंपल रखें इस पूरी चीज़ को। तो हम क्या कहते हैं कि लेफ़्ट जो है राइट का नेगेटिव है और नीचे ऊपर का नेगेटिव है। तो हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो एक ओरिजिन हम हमेशा मान के चलेंगे, जो हमने एड्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पर, प्लेन दैट इज़ कोई एक शीट है ना, जिसके ऊपर चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो उसके ऊपर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने का एक तरीका इन्वेंट कर लिया है। हम कह सकते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये नेगेटिव 10 सेंटीमीटर राइट में है और ऊपर है। इसे हम कह सकते हैं नेगेटिव 10 सेंटीमीटर राइट में है और नेगेटिव 7 ऊपर है। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, बट मैथमेटिक्स में हम चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाइड रखना चाहते हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम अलग वर्ड टर्म नहीं बनाएंगे, है ना, तो आप जानते ही हो क्यों, बिकॉज नेगेटिव के साथ काम करना इज़ ईजियर। तो ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल इंट्यूशन दे दिया, बट हमने बातों बातों में एक ऐसा तरीका ईजाद कर लिया जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ओरिजिन मानकर लोकेट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। और इस लोकेशन को रिप्रेजेंट अब तक करता है। लेट्स से दिस इज़ द ओरिजिन इज़ द पॉइंट फ्रॉम विच वी स्टार्ट टू कैलकुलेट लोकेशंस, ठीक है, ये ओरिजिन है। और हम कहते हैं इस ओरिजिन की अभी पहले लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट की लोकेशन है। लोकेशन निकालने का हमने तरीका क्या इन्वेंट किया था, 10 सेंटीमीटर राइट और 7 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपल लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, आई कैप का मतलब होगा राइट, ऐसे कह देता हूँ, ठीक है। मैथ में हम कहते हैं नहीं, लेट्स एज्यूम एक्स, तो ऐसे ही मैंने राइट दिशा को ऐसे कह दिया कि ये एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स की जगह मैंने आई कैप ले लिया, या फिर एक्स भी ले सकते हैं, एक्स ही लेता हूँ मैं, ठीक है, एक्स कैप लूँगा मैं, ठीक है। कैप क्यों भाई, ये नोटेशन होता है, ठीक है, ये गणित का नोटेशन होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। इट इज़ अगेन जस्ट अ वेरिएबल, जस्ट लाइक अल्फा बीटा x1 x2, इट्स जस्ट अ वेरिएबल। सो दिस रिप्रेजेंट्स राइट। सो इसके आगे अगर हम नेगेटिव लगा देंगे, दिस विल रिप्रेजेंट लेफ्ट, है ना। और y विल रिप्रेजेंट, सॉरी व्हाट हैपन, आई डोंट नो, क्रैश क्यों हो गया, आई डोंट नो, ये क्रैश क्यों हो गया, व्हाट द फक। हाँ, ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। y माइनस y या y, है ना, y कैप विल रिप्रेजेंट ऊपर जाना, एंड नेगेटिव y विल रिप्रेजेंट नीचे आना फ्रॉम द ओरिजिन। सो विद दैट बीइंग सेड, वी हैव इन्वेंटेड अ सिस्टम टू लोकेट एनी पॉइंट, एंड दिस लोकेशन इज कॉल्ड वेक्टर, पोजीशन वेक्टर टू बी एग्जैक्टली। तो इस लोकेशन को लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है उस ऑब्जेक्ट का, उस पॉइंट का, उस प्लेन पर। प्लेन क्या है, जिस वस्तु के ऊपर, लेट्स से पी शीट ऑफ पेपर है, हमने एक डिस्क ली, हम एक टेबल ले सकते हैं, हम ज़मीन ले सकते हैं। सो दैट इज़ what? That is a plane, right? So with that being said, we have invented a method to locate points. Now इनको हम बोलते हैं वेक्टर्स, और वेक्टर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10x कैप प्लस 7y कैप। आपने अगर हाई स्कूल में मैथमेटिक्स ली है, then you've probably seen this notation, 10i cap and 7j cap, right? But a more efficient and the method that we are going to use the most, जिस method को हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, that will be this notation. This will behave like a 1/2 matrix. और अभी आपको मैट्रिक्स अगर नहीं पता, बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट फील, है ना, डोंट फील एनीथिंग अबाउट इट, बाद में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे टी क्यू लगाया, क्या है इसका मतलब, अभी आप ऐसा समझ लो कि ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, विद दैट ऑल बीइंग सेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, तो देखो लीनियर इक्वेशंस पे हम अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा वेक्टर्स पे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। वेक्टर्स पे मैं एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। वेक्टर्स पे
एक काफ़ी अच्छा जो मैं डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो एक सेकेंड, हाँ, आ जाओ। अब वेक्टर क्या होते हैं भाई? वेक्टर को हमने रिप्रेजेंटेशन समझ लिया कि 10 और 7, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो एक ऐसे प्लेन पर जिस पर हमने एक ओरिजिन मान लिया है, उस ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर राइट में है और 7 सेंटीमीटर ऊपर है, वो इसका लोकेशन है। पर हम इसे एक तीसरी डायमेंशन बढ़ा भी सकते हैं, हम इसे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जैसे अभी आप शीट ऑफ पेपर पे कैलकुलेट कर रहे थे, पर मान लो एक मक्खी उड़ रही है और आपके पास डोरेमोन का समय रोकने वाली मशीन है, जो भी होता है वो स्टॉप वॉच, वट एवर दैट इज़, आई डोंट रियली रिमेंबर। उससे आपने सब मक्खी को रोक दिया है। अब मक्खी कहाँ स्थित है इस कमरे में? तो एक तरीका है जिससे मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर इस दीवार पे हम 10 सेंटीमीटर ऊपर चलेंगे और इस कोने से इस दीवार की तरफ 7 सेंटीमीटर चलेंगे और इधर 2 सेंटीमीटर चलेंगे, तो हम इस पॉइंट की दिशा पे श्योरली पहुंच जाएंगे। और ये तरीका 4th डायमेंशन में भी काम करता है। मन में प्रश्न आएगा, 4th डायमेंशन ये क्या होगा? तो देखो, इस पर मैं एक बहुत डिटेल डिस्कशन बाद में करूँगा, और मेरे मन में एक्चुअली आइडिया है इस पर एक बहुत अच्छी डिटेल्ड इंट्यूशन के साथ मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, ये मेरा आइडिया है कि 4th डायमेंशन पर मैं वीडियो बनाऊँगा एक अलग से। ठीक है ना, और वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। बट फॉर नाउ अब हम ये क्वेश्चन के साथ अब हम चलेंगे वेक्टर्स के एक नए मतलब की तरफ। नाउ दिस वीडियो विल स्टार्ट टू गेट इनटू एक्चुअल मशीन लर्निंग। यहाँ पर एक चीज़ समझना, अभी 4th डायमेंशन क्या है आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं एक आपसे एक चीज़ बताता हूँ जो करते हैं, जो होती है, जैसा किया जाता है। हमें मशीन लर्निंग में क्या करना होता है, मैं मान रहा हूँ आपको मूल तौर से आता होगा क्या होता है मशीन लर्निंग में। हम एक डेटा लेते हैं, हम बहुत सारा डेटा लेते हैं, उस पर हम एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो उस डेटा में बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, अब उसको ट्रेन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो उस ट्रेन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसमें नया यूनिक डेटा डालेंगे और उससे प्रेडिक्शंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है ना, उसके 12वीं में कितने नंबर आए? ठीक है, उसके 12वीं में कितने नंबर आए, उसके बिहेवियर कैसा है, उसके 10वीं में कितने नंबर है, फलाना चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ऐसे करके कुछ हम मान लेते हैं ना। या फिर इसे मैं डायबिटीज़ वाला एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे BMI है शरीर का, BMI, और है ना, और भी जैसे इंसुलिन है ना। अब आई एम नॉट अवेयर ऑफ मेडिकल टर्म्स एग्जैक्टली, तो आप समझ जाओ, है ना। ठीक है, और वाई है कि उसे डायबिटीज़ हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा मॉडल क्या करता है, उसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो क्या करता है, वो इस हर एक इनको ये जो जितने भी इनपुट पॉइंट्स हैं, यानी कि जिन डेटा पॉइंट से हमको वाई प्रेडिक्ट करना है, तो हमने एक मॉडल को ट्रेन किया बहुत सारे पेशेंट्स के BMI और इंसुलिन पर, जिस पर उसने सीख लिया कि किन किन कंडीशंस में भाई उसको जाके डायबिटीज़ होता है ना। हम इंसान भी तो यही करते हैं, कोई मोटा है तो कहेंगे भाई पतला हो जा, डायबिटीज़ होने का रिस्क है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने भी तो रियल लाइफ डेटा से सीखा। वी आर ऑल्सो अ लर्निंग मशीन, एंड द सेम वे मशीन लर्निंग मॉडल इज़ अ मशीन लर्निंग मॉडल। वेट, व्हाट द फक मैं क्या कह रहा हूँ? विद द सेम वे, इन द सेम वे मशीन लर्निंग मॉडल्स लर्न, दे ऑल्सो लर्न, एंड फ्रॉम दिस डेटा they establish a function on using which they can predict। तो इतना हम समझ गए। अब क्या करेगा हमारा मॉडल, लेट्स से अभी हम इजी करते हैं चीज़ों को थोड़ा, तो हम मान लेते हैं कि BMI और डायबिटीज़ होगा कि नहीं होगा, इसको प्रेडिक्ट करते हैं। अब BMI, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, 30 के BMI पर ओबेसिटी होती है, 25 का BMI आइडियल होता है और 15 का BMI कम होता है। तो मैं उन्हीं एजम्पशंस को लेता हूँ कि भाई 30 BMI है मान लो किसी व्यक्ति का, तो उसको डायबिटीज़ होगा 1, मान लो 1 हो गया, 1 माने डायबिटीज़ हो गई। अब या ना 2 भी लिख लेता हूँ, 1 लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, 1, और नहीं हुई तो 0 भाई, कि कोई परफेक्टली बॉडी है जिसकी, उसको डायबिटीज़ नहीं होगा और 15 वाले को नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा मॉडल क्या कर सकता है, यहाँ पे हम जितने भी आउटपुट्स हैं उनको प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सारे इनपुट्स को प्लेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो हर पॉइंट जो है, हर डेटा पॉइंट जो है वो एक वेक्टर का काम करेगा। सो 30 1 25 0 15 0। वैसे मैंने गलत ड्रॉ कर दी लोकेशंस, तो दोबारा से मैं करता हूँ, एक सेकंड। हाँ, 15 0 25 0 और 30 1। ओके, तो ये है, ये वेक्टर जो है ये डेटा पॉइंट का काम कर रहा है। अब 4 डायमेंशन वेक्टर्स में क्या होगा, क्या गजब बात होगी कि 4 डायमेंशन वेक्टर में क्या होगा कि 4 हमारे इनपुट कॉलम्स होंगे और एक आउटपुट कॉलम होंगे। बेसिकली हमारा जो डेटा है, अब हमने वेक्टर्स को किस लिए यूज़ किया, डेटा को प्लॉट करने के लिए एक ग्राफ पर। और जब आप फ्यूचर में लीनियर रिग्रेशन पढ़ोगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह पढ़ोगे, तो हमारा मॉडल क्या करेगा, यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेगा जो अगर हम अलग से अपना फंक्शन डालते हैं, अलग से अपनी वैल्यू डालते हैं, तो वो यहाँ पे करेक्ट प्रेडिक्शन दे दे। जैसे ये लाइन है, तो ये एक फंक्शन है, ये वाई कैप एक फंक्शन है ऑफ एक्स। फंक्शंस अगर आपको नहीं पता, अगेन मैं मान के चलूँ आपको पता हो गए, तो फंक्शंस पे भी एक वीडियो में फ्यूचर में डालूंगा, है ना। जब मैप ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे तो फंक्शंस पे बहुत डिटेल में ही वीडियो होगी। फॉर नाउ फंक्शन आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्स की कुछ वैल्यूज़ पर वाई की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है 2x + 3, तो ये एक फंक्शन ऑफ x है, तो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू y होगी, बेसिकली जस्ट दैट। तो एक ऐसा फंक्शन सीखेगा डेटा से, हमारा मॉडल एक ऐसा फंक्शन बनाने की कोशिश करेगा जो इस डेटा को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि यहाँ पर हमने वेक्टर्स को एज अ डेटा पॉइंट यूज़ किया है, और यहाँ पर वेक्टर का मशीन लर्निंग में क्या अस्तित्व होता है, क्या कार्य होता है, इसको हम जान रहे हैं। अब हम उस पार्ट में घुस रहे हैं कि वेक्टर्स क्यों ही पढ़ने हैं भाई, क्या पॉइंट है वेक्टर्स पढ़ने का। तो अब वेक्टर्स की हम बात करते हैं, वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स के 2 काम हैं। हमारा मॉडल क्या करेगा, वो ज्योमेट्रिकली, हम आगे जब मशीन लर्निंग को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानोगे डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, इनमें हम एक पाइथन का फंक्शन पढ़ेंगे प्लॉट बाउंड्री करके, प्लॉट डिसीजन बाउंड्री करके, ऐसे, है ना, डिसीजन बाउंड्री ऐसे करके होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें ग्राफ का ही यूज़ करके हम एक सेपरेशन करेंगे, हम एक बंटवारा करेंगे अपने प्लेन का, और बंटवारे के एक तरफ क्या होगा, वो डेटा पॉइंट्स होंगे जहाँ पर कैंसर हुआ, बेसिकली वेक्टर्स होंगे। डेटा पॉइंट्स का क्या मतलब है, वेक्टर्स। हमने तो ये पढ़ लिया ना कि भाई इस पेशेंट को भाई वो था कैंसर, सॉरी डायबिटीज़ था, तो इसका वेक्टर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा एक मॉडल क्या करेगा, तो लीनियर रिग्रेशन की बात करी, पर एक फ्यूचर में हम सपोर्ट वेक्टर मशीन करके मॉडल बनेंगे। नाम भारी है, मुझे पता है, अगर आपने जो शुरू किया है तो भारी लगेंगे, फ्यूचर में हम सब जानेंगे, चिंता ना करें। तो एक ऐसे डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर हमारे प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबकी वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर जितने हैं उन सब, यहाँ पर जितने उनकी वैल्यू 0 होगी, प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 होगी, है ना। जो अनुमानित वैल्यू होगी, जो अनुमान लगाया है हमारे मॉडल ने, वो 0 होगा, और यहाँ पर 1 होगा। तो हम अब तक क्या समझे, हम अब तक ये समझे कि वेक्टर्स के दो कार्य हैं। पहला कि वेक्टर्स डेटा पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ का और विजुअलाइजेशन का बहुत काम होता है, ठीक है। डिसीजन ट्री क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि कोई डेटा पॉइंट्स है, वो यहाँ पर है और एक अलग डेटा पॉइंट्स यहाँ पर है। तो मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है ना, जैसे एक सिचुएशन ले लीजिए आप कि जो बच्चे बहुत कम पढ़े, है ना, वे फेल हो गए, उनके मतलब यहाँ पे नंबर कम आए, यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे कितने घंटे पढ़े। जो बच्चे ठीक ठाक पढ़े उनके ज़्यादा नंबर है, पर जो बच्चे भाई बहुत ज़्यादा पढ़े, उनके किसी कारण से मान लो भाई रात को ढंग से सोए नहीं, तो उनके कम नंबर आ गए। तो एक डिसीजन ट्री करके मॉडल होता है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर 2 लाइनें ड्रॉ कर देगा कि यहाँ पर एक अलग आउटपुट होगा, यहाँ पर एक अलग आउटपुट होगा। ये मॉडल्स है, इनके अपने अपने काम होते हैं, भविष्य में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही एक सॉफ्टमैक्स होता है, वो भी यही काम करेगा। ऐसे ही एक रैंडम फॉरेस्ट होता है, वो भी यही काम करेगा। लीनियर रिग्रेशन, वो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेगा। अब आप कहोगे भाई मतलब यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पर स्लीप आवर्स को प्रेडिक्ट करेगा, श्योर थोड़ा गड़बड़ करेगा, क्योंकि ये अच्छा मॉडल है, कमज़ोर है, जो भी है वो फ्यूचर में पढ़ेंगे। बट एक मॉडल का काम होता है कि वो सीखे
डेटा से, और डेटा को हम वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इन आवर मॉडल। विद दैट बीइंग सेड, हम समझ गए वेक्टर का पहला काम क्या है, वेक्टर का दूसरा काम क्या है, इसको हम जब हम वेक्टर्स की कैलकुलेशंस करेंगे ना उनको समझेंगे। तो मैं मान रहा हूँ, देखो अगर आपको नहीं आता, बिल्कुल आप शुरू से शुरू कर रहे हो, ऐसा जैसे मैं मान रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, मैं तो इसी भाव से पढ़ा रहा हूँ, पर ऐसा हो सकता है, देयर इज़ अ चांस कि आपको बिल्कुल कुछ ना होता हो। तो मैट्रिक्स, अब समझ लो मैट्रिक्स यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है, ठीक है, ऐसा मान लो, नहीं तो मैं मान के चलो आपको मैट्रिक्स पता होगा। पर जब हम भविष्य में कैलकुलेशंस करेंगे तो वेक्टर्स के साथ बहुत बड़े डेटा पे कैलकुलेशंस करना बहुत आसान होता है, ठीक है, वो हमारा काम आसान कर देते हैं बस। और कैसे करते हैं ये हम भविष्य में जब हम वेक्टर्स को पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, वो हमें समझ आएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जिस डिटेल में मैंने वेक्टर्स की बात करी, आई डोंट थिंक कोई करता है ना, और वेक्टर का आपको काफ़ी अच्छा इंट्यूशन मिल गया होगा। वेक्टर्स का एक काम होता है, जब भी आपको वेक्टर दिखे उसका मतलब ये वो डेटा पॉइंट है हमारे डेटा में। और जैसे मान लो 200 डेटा पॉइंट्स है तो 200 पेशेंट्स के BMI और इंसुलिन पर हमने ये निकाला है कि उसे डायबिटीज़ होगी कि नहीं। तो यहाँ पर हमने वो प्लॉट्स कर दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने बात करी थी, तो ये वेक्टर है कि बंदा अगर 1 घंटा पढ़ा है तो उसके कम नंबर आए, बंदा अगर 4 घंटे पढ़ा है तो उसके अच्छे नंबर आए, बंदा अगर 12 घंटे पढ़ा है तो उसके बहुत कम नंबर आए। 12 घंटे तो चलो पढ़ लेता है इंसान, है ना, JEE की प्रिपरेशन के दौरान तो पढ़ लेता है। तो मान लो कोई अलग ही बंदा है ना, वो भाई मान लो 19 घंटे 20 घंटे पढ़ रहा है, सो नहीं रहा, अरे मान लो यार, ठीक है ना, समझाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसका वेक्टर यहाँ प्लेस होगा। बेसिकली दीज आर डेटा पॉइंट्स ऑन विच वी विल वर्क। सो वेक्टर्स क्या करते हैं, डेटा पॉइंट्स को फिजिकली प्लॉट करते हैं, ठीक है, फिजिकली प्लॉट करते हैं, and that is what we use vectors for. So in the next video we will discuss linear equations, why linear equations, solutions to linear equations, geometrical representations और matrix। हम इस पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। मुझे लगा वेक्टर्स पे इतनी डिटेल में बात करना बहुत एक ज़रूरी काम था। तो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। नमस्ते, आज हम अपना वेक्टर्स पे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो मैं थोड़ी सेट पे डिस्कशन करना चाहता हूँ क्योंकि हम इस कुछ रिप्रेजेंटेशंस का बहुत यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वेक्टर्स की हमने क्या बात करी, वेक्टर्स की अब तक हमने ये बात करी है कि भाई एक ज्योमेट्रिकल स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, जिसको हम मशीन लर्निंग के केस में अपने डेटा पॉइंट को, अपने जो डेटा पॉइंट्स होंगे उनके जितनी वैल्यूज़ होंगे उन पर प्लॉट करेंगे। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो ये होता है वेक्टर्स का यहाँ पर वेक्टर्स का हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि भाई जैसे थ्री डायमेंशनल है तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, पर इस पूरे प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, प्लेन क्या है, देखो ये तो वैसे तो स्पेस बोलेंगे इसे हम, ठीक है, स्पेस या हाइपर प्लेन बोलते हैं, चलो मैं स्पेस ही बोलता हूँ। स्पेस का क्या अर्थ है, स्पेस मतलब जगह, बेसिकली जगह। मैंने एक सिचुएशन की बात करी थी पिछली वीडियो में कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास डोरेमोन की समय रोकने वाली मशीन हो, ठीक है ना, जी वो एपिसोड मुझे आज भी याद है कि कैसे नोबिता ने वो समय रोक दिया था, फिर बाद में सब खत्म सा हो गया था, फिर डोरेमोन वापस आ गया था, टूट गई थी। खैर ज़्यादा हम दूर नहीं भागते, तो ऐसा आपने समय रोक दिया, हवा में एक मक्खी अटक गई, ठीक है, या फिर कोई डेकोरेशन लटकी हुई है दीवार से, यार ऐसा मान लो, तो उस डेकोरेशन को लोकेट करने के लिए हमने एक तरीका पढ़ा था। पर ये जो जगह है, ये पूरी जगह, ये है स्पेस, आपका कमरा स्पेस है, जिस कमरे में आप कैलकुलेट कर रहे हो ना वो एक स्पेस है। आपने कमरे के इस कोने को ओरिजिन माना, इससे आप सूरज इस स्पेस में, अगर ये ओरिजिन है तो इससे आप सूरज के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। अगर आपको पता है कि सूरज इस दीवार के इस वाली, है ना, इस वाली डायरेक्शन से, इस वाले क्रीज से, अब भाई मैं कैसे रेफर करूँ, इस वाली एक्सिस बोलना सही रहेगा, तो इस वाली एक्सिस से कितना ऊपर उठा हुआ है ना, वैसे तो काफ़ी इरेलेवेंट बात है, बट समझ जाइए, मैं इस पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में, इस ओरिजिन के अबाउट हर एक ऑब्जेक्ट को एक वेक्टर असाइन कर सकता हूँ विच विल टेल इट्स एग्जैक्ट लोकेशन है ना। विद दैट बीइंग सेड, अब हम बात करते हैं सेट की। देखो सेट कहाँ से आ गया बीच में, आपने सेट श्योरली पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो देखो सेट बेसिकली हम जब कुछ नंबर्स की बात करते हैं तो उन कुछ नंबर्स को सेट बुला लेते हैं। जैसे अ सेट ऑफ रियल नंबर
फ्रॉम 1 to 5, इसको मैं कह सकता हूँ 1, मतलब 1 से रियल नंबर ना बोलकर, सॉरी, इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 5, तो 1 2 3 4 5। मान लो मैं एक कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे बस इन 5 वैल्यूज़ पे वो कैलकुलेशन करनी है। जैसे मुझे कहा किसी ने कि श्योर है आपको एक्स स्क्वायर निकालना है, पर आपको ज़्यादा चीज़ों का नहीं निकालना है, आपको सिर्फ इन 5 वैल्यूज़ का निकालना है। तो हम कहेंगे कि सेट, इस वाले सेट में से इस फंक्शन के क्या क्या आउटपुट्स होंगे, तो वो होगा 1 4 9 16 25। एंड आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये ऐसे ही जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा, तो सेट पे बाकी आप अगर आपको सेट नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूँ आपको 99% चांस आपको पता होगा, श्योरली। नहीं पता एक बार जाके पढ़ लेना, कोई नहीं, बट है ना, सेट पे अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल वीडियो बना लूँगा, बाकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। तो अब हम मैट्रिक्स और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट के फॉर्म में, ठीक है। अब हमारा जो डेटा है वो डेटा एक सेट है, हम कहते नहीं डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट आपने शब्द जरूर सुना होगा, वह मशीन लर्निंग में काफ़ी समय से है, या फिर थोड़ा सा भी समय बिताया है, या मशीन लर्निंग ने डेटा एनालिसिस में ही थोड़ा समय बिताया है ना, या डेटा की थोड़ी पढ़ाई भी करी है, आपको पता होगा डेटा सेट क्या होता है। सो इट्स अ सेट ऑफ ऑल ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था BMI वाले, कि किसी BMI पर किसी को वो है ना, ये वाला, ये एक डेटा सेट है। तो ये जो है, ये जो पूरा डेटा सेट है, ये ऐसा कह सकते हैं कि एक सेट है। सेट क्या है ये, रुको, कर्ली ब्रैकेट्स में ये सारे वेक्टर्स हैं, तो 31 25 0 15 0 है ना, ये एक सेट है, ठीक है। और ये जो सेट है, ये सारी वैल्यूज़ है जो इस डेटा सेट में है बेसिकली, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ठीक है, कि यहाँ पर इन वैल्यूज़ में रियल नंबर भी तो है, ठीक है, इन वैल्यूज़ में रियल नंबर भी तो है, या इंटीजर्स है, ठीक है। किसी सिचुएशन में इंटीजर्स होंगे, जैसे BMI, तो मान लो हम इंटीजर भी निकालते हैं जनरली, बाकी मुझे अगेन कोई ज्ञान नहीं है ना, मान लो इंटीजर निकालते, चलो रियल नंबर भी निकालते, शायद 30.5 ऐसे होते हैं BMI वगैरह, है ना। तो जो भी है, तो जैसे है ना, ठीक है, तो यहाँ पर रियल नंबर हर एक में होंगे, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं भाई यहाँ पे भी रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है। एक सेट है रियल नंबर सेट, आप जानते होंगे क्या है रियल नंबर सेट, ठीक है। रियल नंबर के सेट है यहाँ पर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अर्थात यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर है, ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसके हर एक उसमें रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हो आप? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और इसका कोडिंग में हम इसे किस तरह से देखते हैं कि डेटा सेट्स में ना हमें एक स्ट्रिंग डेटा टाइप मिलता है, हमको इंटीजर डेटा टाइप मिलता है, हमको फ्लोट यानी कि रियल नंबर या फिर है ना डेसिमल वाले, है ना, ठीक है, फ्लोट में, ठीक है, हमको वो मिलते हैं, ठीक है। तो हम इन सब डेटा टाइप में कन्वर्जन्स करते हैं, इनके बारे में हम काफ़ी एनालिसिस करते हैं। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप कैटेगोरिकल होता है जनरली, और ये वाला डेटा टाइप जनरली क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल भी हो सकता है, मोस्टली न्यूमेरिकल होता है। फ्लोट वाले तो हमेशा न्यूमेरिकल होते हैं। ऐसे करके डिस्कशन समझ पा रहे हो ना आप? तो ये जो है, ये कोडिंग में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, पर है ये यही है ना, इन द एंड ऑफ द डे। तो सेट समझ पाए हो? जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे, देखो ये क्या है, ये आपका कमरा है, ये क्या चीज़ है, ये आपका कमरा है यार। अपने कमरे को देखो, ठीक है, कहीं मत जाओ, अपने कमरे को देखो। आपने अपने कमरे के कोने को ओरिजिन मान लिया, और मैंने तो इससे कहा भाई आप सूरज को भी कैलकुलेट कर सकते हो। सूरज के क्या कोऑर्डिनेट है, सूरज का वेक्टर पोजीशन या एड्रेस जैसे हम बोलते हैं, वो क्या है, ठीक है भाई। आपका कमरा R3 है, यानी कि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ है। आपका जो पूरा कमरा है, जो स्पेस है, वो 3 वैल्यूज़ है, और यहाँ पे कुछ भी 3 वैल्यूज़ हो सकते हैं रियल नंबर के उसमें। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात आती है, यहाँ पर हम जानते हैं स्पेस का मतलब, और फ्यूचर में जाके हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस का। हालांकि अभी वो हम नहीं पढ़ रहे श्योर, बट हम भविष्य में पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, सब स्पेस बेसिक्स, सब बेसिस ऑफ अ वेक्टर, वो सब पढ़ेंगे, वहाँ काम आएगा ये। बट R3 का मतलब क्या, एक सेट जिसमें सारे पॉइंट्स हैं,
सारे पॉइंट्स, अगर आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपका तो कमरा मिल जाएगा ना आपको भाई, आपका कमरा मिल जाएगा आपको भाई, आपके पूरे कमरे का एड्रेस मिल जाएगा आपको। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सेट, है ना। सेट से आपके मैंने पूरे कमरे को रिप्रेजेंट कर दिया। एंड कमरा बाय विच आई मीन कमरे में ओरिजिन है तो पूरा ब्रह्मांड ही है, तो पूरा ब्रह्मांड R3 है। अब एक फोर्थ डायमेंशन पे भी मैंने कहा था डिस्कशन करूँगा, तो फोर्थ डायमेंशन पे हम बात करते हैं। देखो फोर्थ डायमेंशन क्या है इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगा। लोग कहते हैं समय होता है फोर्थ डायमेंशन, जो भी है मेरे लिए ये रिलेवेंट नहीं है अभी। क्यों भाई, देखो मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। रिकॉर्ड हो गया ना, हाँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता फोर्थ डायमेंशन में क्या है। बट फोर्थ डायमेंशन वेक्टर 4 डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे बच्चा कितने घंटे सोया है, बच्चे ने क्या खाया है, मान लो भाई मैगी खा रहा है तो उसकी हेल्थ ख़राब होगी तो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाएगा, ऐसा मान लो, चलो, है ना। बच्चे ने अरे बच्चा रिलेशनशिप में है नहीं है, और बच्चे का कितने नंबर आए, ऐसा करके, ऐसा कोई डेटा सेट है, तो भाई 4 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स बाय फोर डायमेंशन, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे मेरा क्या अर्थ है फोर्थ डायमेंशन से, ठीक है। मशीन लर्निंग में इसका यही रेलेवेंस है, फोर्थ डायमेंशन का यही रेलेवेंस है। फोर्थ डायमेंशन को हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, हालांकि ये कैसा इस पे पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं वो सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। मेरे मन में है एक वीडियो, मैं प्लान करके बैठा हूँ, बनाऊँगा श्योरली, इसके बाद ही जहाँ तक है मैं बनाऊँगा वो वीडियो। तो अभी के लिए हमें फिजिकल इसकी सिग्निफिकेंस पे कोई बात नहीं करनी, हम बस ये मानते हैं कि भाई एक डेटा पॉइंट जिसमें 4 वैल्यूज़ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फोर्थ डायमेंशन में जाते हैं, फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स्थ डायमेंशन, 7 डायमेंशन, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, घंटे का वीडियो आपको मिलेगा, उसमें मैंने एसेंशियल डेटा चेक्स पर एक वीडियो बनाई, वहाँ पे मैंने डायमेंशनलिटी पे थोड़ा सा डिस्कशन किया है, ठीक है। तो वहाँ से आप थोड़ा सा और इंसाइट्स पा लोगे कि वो डेटा में कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं डेटा को, वो सब। परंतु अभी के लिए हमारा टॉपिक यही है कि फोर्थ डायमेंशन में 4 डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो विद दैट बीइंग सेड, ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये सब आ गया है तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम सुनिए, हम एक नंबर को, ठीक है, एक नंबर जो रियल सेट में है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बिलोंग्स टू रियल, यानी कि ए जो नंबर है जो 1 2 3.14, ई आप जानते हो कि एक नंबर होता है, पाई, ठीक है, 62 फलाना ढिमकाना, दे बिलोंग टू रियल नंबर। बट वेक्टर्स ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है या 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये ए बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो उस प्लेन पर सभी पॉइंट्स, यानी कि वो पूरा प्लेन, वो पूरी शीट इज़ आर स्क्वायर, नहीं बोलना चाहिए, R2, ठीक है। आपका कमरा बिलोंग्स टू R3, यानी कि ब्रह्मांड। R4 हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। हमारे लिए उसके सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो 4 वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है विद इन अ डेटा पॉइंट, है ना, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं ना, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं। सो आई विल मेक अ न्यू पेज एंड वी विल टॉक अबाउट सम वेरी स्मॉल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स। ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम इस पर, अभी बाद में डिस्कशन होगा। वेक्टर्स की प्रॉपर्टी ठीक है, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहिए वैसे तो। भाई क्या हो रहा है मेरी इंग्लिश को यार, अभी के लिए इग्नोर कर देता है, छोड़ो। हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉर ए बी बिलोंग्स टू R2, यानी कि कोई 2 वेक्टर है जो R2 में एग्जिस्ट करते हैं, तो A + B = C, ये भी R2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। जैसे 2 वेक्टर है, मान लो 1 2, और इनको जोड़ दिया 3 4, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा 4 6, दिस विल ऑल्सो बी इन R2। देख सकते हो आप यार, R2 में एग्जिस्ट कर रहा है ये, है ना। अब इसे एक प्लेन पर भी समझ लेते हैं ना, प्लेन पर, तो ये है 1 2 और ये है 3 4,
तो हमने इनकी वैल्यूज़ को ऐड करा, पर है तो ये इसी प्लेन में है ना, ये तो इसी प्लेन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला है, हाँ भाई, अगर A बिलोंग्स टू VL, सॉरी, A बिलोंग्स टू VLN, यानी कि n डायमेंशन, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और लैम्डा इज अ स्केलर, स्केलर क्या होता है, बस एक रियल नंबर, ठीक है। तो लैम्डा A विल बिलोंग टू VLN, सिंपल, ये दो प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, ओके, अब हम आगे बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस होती क्या है? लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हम समझेंगे एक मशीन लर्निंग मॉडल को, और मॉडल पे बात करेंगे। मैंने लीनियर इक्वेशन पे एक वीडियो बनाई है, वो मत देखना, क्योंकि वो उस एंगल पे बात नहीं करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो डिस्कशन करूँगा वो आपको मैथ वाली फील देगा। वहाँ पर मैथ पे मैंने बस कैलकुलेशंस और एल्गोरिथम पे डिस्कशन किया है, वो कोई काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं एक मशीन लर्निंग मॉडल की। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, रुको यार, है ना, एक 2 डायमेंशनल लेते हैं। तो एक हमारे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, यानी कि डेटा पॉइंट्स अर्थात हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा एक वेक्टर, हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे वेक्टर्स है इस प्लेन में। तो हमारा मॉडल क्या करेगा, वो एक हमें ऐसी लाइन देगा कि उस लाइन की वैल्यूज़ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो है, यहाँ पर मान लो सैलरी कितनी होगी और यहाँ पर उस बंदे के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि भाई ये उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, अच्छे से नहीं कर रहा है, उस पर अभी आप ध्यान ना दें, बाद में बहुत अच्छे से बात करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या है, कैसे है। परंतु अभी के लिए आप इतना जानिए, हम रिग्रेशन शब्द का मतलब भी जानेंगे, ठीक है। पर अभी आप समझिए कि ये हमारा मॉडल जनरली करता है। अभी लाइन कैसे ढूंढता है, इसके पीछे होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को समझने के लिए गणित पढ़नी है, वो हम पढ़ रहे हैं। जब हम गणित पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम वो भी पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ हमारे मॉडल का ये काम होता है, ठीक है। अब हमारा मॉडल क्या करता है, देखो सुनना, वो मन में ना एक चीज़ मान के चलता है, और वो मन में एक चीज़ आप भी मान के चलते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें ना थोड़ी स्पाइसी होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। आप क्या मान के चलते हो भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मान के चलते हो? आप मान लो आपका कोई भाई है, आप उससे पूछोगे कि तेरे मार्क्स कम क्यों आए, ठीक है। तो आपके मन में मतलब उसके मान लो मार्क्स कम आए या मार्क्स बहुत अच्छा है, तो आप क्या सोचोगे कि भाई ज़रूर इसने मेहनत करी होगी, या है ना, या इसने मेहनत नहीं करी होगी, ऐसा आप सोचोगे। मेहनत नहीं करी होगी, पहला आपके मन में आया होगा ये बात। दूसरा आपके मन में क्या आया होगा, ऐसा हो सकता है कि टीचर बढ़िया ना हो, ठीक है, टीचर बढ़िया ना हो। एक आपके मन में क्या बात आ सकती है कि इसकी किताबें अच्छी ना हो, मान लो कोई, है ना, समझ पाए हो ना, किताबें अच्छी ना हो, ऐसा मान लो, ठीक है ना। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था भाई, आप भी तो एक लर्निंग मशीन हो, आप भी तो दुनिया को डेटा की तरह देखकर अपने आप को ट्रेन करते हो, है ना। तो आपके मन ने क्या क्या सोचा, भाई मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी, मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो ज़रूर ऐसा आपने क्या सोचा कि मेहनत करने का और मार्क्स का ना एक रिश्ता है, और मैथ में भी होते हैं रिश्ते जिनको हम बोलते हैं रिलेशंस। और उन रिलेशंस में होता है एक कंसेप्ट फंक्शंस का। फंक्शंस की बाद में बात करेंगे, फंक्शंस एक स्पेशल केस होता है रिलेशन का। पर गणित में अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ पर निर्भर है, अर्थात अगर मैं मान लो एक फंक्शन ले लेता हूँ, एक रिलेशन ले लेता हूँ x², यानी कि x की किसी वैल्यू पर इसकी कोई वैल्यू आ रही है, तो आपने मेहनत करी तो आपको फल मिला, ये वो मेहनत है, ये वो फल है, ठीक है, ये वो रिश्ता है, ये वो रिलेशन है। तो हम क्या मान के चलते हैं जिस भी डेटा के साथ हम काम कर रहे हैं, जैसे BMI है और इंसुलिन है, जरूर इनका कोई रिश्ता रहा होगा हमारे आउटपुट के साथ, यानी कि हमारे कि उसे डायबिटीज़ हुआ कि नहीं हुआ। हम ये मान BMI का कुछ रिश्ता है वाई से, और उस रिश्ते को हम ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? हम सीखते हैं। किससे सीखते हैं? जो रियल लाइफ का डेटा है। तो एक तरह से मैंने आपको पाइपलाइन भी समझा दी। क्या करते हैं हम सबसे पहला होता है, हम एक डेटा सेट लेते हैं, उस डेटा में हम मान के चलते हैं
कि जितने भी फीचर यानी कि जिन पर निर्भर है, जैसे BMI ऑफ इंसुलिन और आउटपुट, यहाँ पर हर एक फीचर टारगेट से कुछ रिश्ता रखता है, रिलेशन रखता है, ठीक है। दूसरा, हम जो भी डेटा है उससे सीख कर एक रिश्ता खोजने की कोशिश करेंगे, और भविष्य में जब हमें प्रेडिक्शन करनी होगी तो उस रिश्ते का, उस रिलेशन का यूज़ करके हम प्रेडिक्शंस करेंगे। तो बहुत डिटेल में मैंने इसकी बात करी, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको देगा। लीनियर इक्वेशन उसका ही एक तरीका है ना। आ जाओ, अब हम बहुत अच्छे से बात करते हैं। आ जाओ, चलो अब लीनियर इक्वेशन की मैं थोड़ी सी फिर बात करना चाहूँगा। आपके मन में एक सवाल आएगा कि डेटा पॉइंट्स हैं, तो उस डेटा पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हमने कैसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, जिस लाइन से हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लाइन एक प्रेडिक्शन देगी हमको, वो प्रेडिक्शन सही होगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको भी बताऊँ, अगेन मैं बाद में डिटेल में बात करूँगा, पर हम क्या करते हैं, हम एक मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं। यानी ये लाइन बेसिकली एक वैल्यू होती है जो ये बताते हैं कि ये लाइन कितनी गलत है। तो हम डेटा पॉइंट्स पर उसे ट्रेन करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि इसको सबसे कम करना, इस वैल्यू को सबसे कम करना, जो जिस वैल्यू पर ये लाइन सबसे कम, ये लाइन है ना, डेटा पॉइंट्स, जैसे मैंने क्या बात करी कि भाई वाई कैप जो है वो एक लीनियर फंक्शन है, वो एक रिश्ता है, देता है। ये रिश्ता आपको प्रेडिक्शन बताएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगेन मार्क्स है, और यहाँ पर है कितनी मेहनत करी है ना, तो ठीक है, या कितने घंटे पढ़ाई करी ऐसे, तो है ना। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य यही था कि हमको एक रिश्ता ढूंढना है, मीन स्क्वायर्ड एरर को सबसे कम करना है। नहीं तो अगर लाइन यहाँ पर होगी तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, तो मतलब हमारी लाइन ख़राब है, यहाँ पर अच्छी है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो अब हम बात करते हैं, अब ये जो लाइन है, लाइन की आपने पढ़ी होगी अपना, मैं मान के चला आपने 10वीं वगैरह में पढ़ा होगा लाइन की क्वेश्चन, है ना। जहाँ तक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर मैं एक अलग से वीडियो डालना चाहूँगा, देख लूँगा, ठीक है। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये y = mx + c, यानी कि ये लाइन की क्वेश्चन है, या फिर हम मशीन लर्निंग के टर्म से बात करें तो y = wx + b, ठीक है। ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ये इस लाइन की क्वेश्चन है, अर्थात यहाँ पर y और y की x की कुछ वैल्यू पे हमें y मिल रहा है, और हमें w और b कुछ इस प्रकार ढूंढने हैं कि वो हमारे डेटा को सबसे बेस्ट प्रेडिक्ट करे, यानी कि वो MSE मीन स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू सबसे कम हो। बहुत खिचड़ी बन गई है, मैं मानता हूँ, बट अभी के लिए आप इतना समझिए, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझिए, हाँ। तो ये WB क्या है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं WB क्या है ना। आप कहोगे ये स्लोप है, इंटरसेप्ट है, मैं मानता हूँ आपने, है ना। पर मशीन लर्निंग के उससे क्या है ना। मशीन लर्निंग के, अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो इनका क्या मतलब है, ठीक है। इनका मतलब ये है कि हमने क्या करा, हमने सबसे पहले माना कि x यानी कि कितने घंटे पढ़ाई करी है, y मार्क्स, इनका रिश्ता है, इनके बीच में कुछ ना कुछ है, ठीक है। और ये y भी क्या है, ये y भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको ये जो असल में वास्तव में हुआ है, जो असल डेटा पॉइंट्स है जो हमने कहीं से इकट्ठा करे हैं, सर्वेक्षण से, कई तरीकों से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या करी, यहाँ पर हमने ये माना कि y और x का कुछ तो रिश्ता है भाई, है ना। अब यहाँ पर बच्चों के मार्क्स और मैं सर्दियों में कितने दिन नहाता हूँ, इसका कोई रिश्ता तो नहीं होगा ना, है ना, नहीं होगा। सिंपल सी बात है, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो ये मान के करते हैं कि कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। तो हमने सबसे पहली चीज़ ये मान ली कि रिश्ता है भाई, कितने घंटे पढ़ाई करी और, है ना, कितने नंबर है, इसका एक रिश्ता है। और उस चीज़ को मानकर हमने एक रिश्ता एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी, ठीक है।
वो रिश्ता क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेना चाहिए यार, एम एक्स प्लस सी की मुझे आदत है, सॉरी, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये वो रिश्ता है। और इसको इसके करीब लाते हैं, ये W और B वैल्यूज़ करीब ला सकते हैं, पूरी तरह से इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि एक लाइन की क्वेश्चन है। हालांकि इसको पूरी तरह से फॉलो हम करवा सकते हैं अगर हम एक मॉडल लेते हैं। मैंने कहा ना अनेक मॉडल होते हैं, तो एक मॉडल होता है डिसीजन ट्री, सॉरी डिसीजन ट्री, हाँ डिसीजन ट्री होता है, ठीक है। और एक और मॉडल होता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो इन दोनों का हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, है ना, हम इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या करेगा, वो एक आपको मल्टी समझ पाए हो ना, एक मल्टी डिग्री वाला, ठीक है, समझ पाए हो। ये तो एक डिग्री का है, डिग्री आप जानते होंगे क्या होता है, और वो आपको कुछ ऐसा फंक्शन दे देगा, ए एक्स की पावर 16 प्लस बी एक्स की पावर 15 प्लस सी एक्स की पावर 14 फलाना। और आपको मैं मान के चल रहा हूँ, आपको पता होगा कि जितने डिग्री होती है उतनी बार हमारा जो फंक्शन होता है वो कुछ उतनी बार ही ऊपर नीचे होता है, ठीक है। यानी कि जब हम एक बहुत बड़ी डिग्री का, मान लो हमने y इज इक्वल टू 300 डिग्री का, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पावर होगी, है ना, x की, वो 300 है, तो x 300 तो बहुत ज़्यादा है भाई। तो ये फंक्शन आप देखोगे कुछ ऐसे होगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, ऐसे, इसको पूरी तरह से ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है। हालांकि ये गलत है, इसको हम ओवरफिटिंग बोलते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पर अभी के लिए आप क्या समझे कि हमने ये मान के चला कि रिश्ता है फीचर में और टारगेट में, और उस रिश्ते पर हम एक रिश्ता खोजने की कोशिश करते हैं। वो रिश्ता खोजते कैसे हैं, तो हम एक लॉस फंक्शन निकालते हैं, एक मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं, और उसको हम सबसे कम करना चाहते हैं। कम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप अभी के लिए ये मान के चलिए कि ये बाद की चीज़ है, तो अभी आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आप मोटे मोटे तौर पे समझ गए, हम ये मानते हैं कि एक रिश्ता है फीचर और टारगेट में। फीचर यानी BMI और इंसुलिन, जिस पर डायबिटीज़ होगी नहीं होगी ये निर्भर करता है, और टारगेट, ठीक है, इनके बीच में रिश्ता है। वो रिश्ता हम ढूंढते हैं अनेक तरीक़ों से, जिसमें से एक है लॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना। सुनने में भारी लगा तो आपने जरूर कैलकुलस नहीं पढ़ा होगा अभी तक, या आप भूल गए होंगे अगर आपने पढ़ा भी होगा, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप समझो ये हमारा उद्देश्य होता है जब हमको ये फिटिंग फंक्शन निकालना है। अब यहाँ पर आपको कहोगे ये तो तूने समझा दिया भाई, हमें लीनियर इक्वेशन समझाना। लीनियर इक्वेशन का क्या पॉइंट है भाई, क्योंकि चैप्टर का नाम तो लीनियर इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं जनरली, मैं कोई जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी है, ठीक है, बट ज़्यादातर जो मॉडल्स होते हैं वे ना आप समझो लीनियर उस पर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा पे चीज़ें आसान होती है, बहुत आसान होती है। तो हम जो भी काम करते हैं वो लीनियर मॉडल्स पे करते हैं। अगेन लीनियर मॉडल का मैंने, लीनियर रिग्रेशन नहीं, लीनियर मॉडल का मैंने, या लीनियर मॉडल से ही आया हुआ कोई मॉडल। देखो लीनियर इक्वेशंस का क्या रोल है ना। आपने कहा कि भाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या डब्ल्यू एक्स प्लस बी जो है, ये अच्छे से डेटा को फॉलो नहीं कर पा रहा है, बल्कि ये जो भाई ये जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है ये तो फॉलो कर रहा है, तो इसे प्रयोग क्यों नहीं करते आप भाई। इसका साफ सीधा आंसर है कॉम्प्लेक्सिटी। भाई 300 आपका कंप्यूटर भी उबल जाएगा भाई, आपको हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, समझ पा रहे हो क्या ना। 300 बार आप एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे, आपके डेटा पॉइंट में मान लो 300 वैल्यूज़ भी है, 500 वैल्यूज़ है, आपके कंप्यूटर की ऐसी तैसी हो जाएगी। और यहाँ पे एक ओवरफिटिंग का केस आता है, ओवरफिटिंग हम समझेंगे। ओवरफिटिंग मैं आपको बता दूँ, ऐसा होता है कि डेटा को प्रेडिक्ट करने की जगह वो उससे सीख लेता है, और तो जब हम असल में उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें गलत आउटपुट देता है ना, या फिर वो इनएक्यूरेट आउटपुट देता है। बेसिकली लीनियर मॉडल को प्रयोग करने का एक बहुत बड़ा कारण है सिंप्लिसिटी, और एक चीज़ और है कि हम लीनियर अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, और लीनियर अलजेब्रा ना मक्खन है, लीनियर अलजेब्रा ना मक्खन है। अब अगेन मैं ये उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने 12th में मैथ ली है, तो आपने ज़रूर मैट्रिक्स पढ़ा होगा। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आप एक इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट किया है, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z 5x प्लस 6y प्लस 9z, है ना,
इज इक्वल टू मान लो 16 है, इज इक्वल टू मान लो 52 है, ऐसे मान लो मैं मन से है, कोई इनका सोल्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता मुझे नहीं पता, ठीक है, मान लो। अब यहाँ पर होती है गज़ब चीज़, यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। मेरे मन में तो एक तरीका आ रहा है कि z को अलग कर लेंगे हम और फिर z की वैल्यू इसमें डाल देंगे, फिर एक हमें दो वेरिएबल वाली क्वेश्चन मिलेगी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे बेसिकली। पर लीनियर अलजेब्रा हमारा काम कहाँ आसान करता है, हमारा काम यहाँ आसान करता है, हम इसे एक मैट्रिक्स में रख सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आपने जरूर पढ़ा होगा 12वीं में, तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे है ना। और यहाँ पर है x, हाँ x y एंड z, और यहाँ पे है 16 और 52। अब गज़ब बात क्या है भाई, है ना, वो ये है कि क्या ऐसे कैलकुलेट करना आपके लिए नहीं, आपके लिए तो छोड़ो, आपकी मशीन के लिए आसान है, या फिर एक मैट्रिक्स कैलकुलेशन करना। इसे अगर मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है, x y एंड z, इसको मैं इधर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 16, सो रुक जाओ, इधर लेते नहीं, बेसिकली प्री मल्टीप्लाई करते हैं, बट आसानी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका इन्वर्स और 16 और 52। अब अगर आपको मैट्रिक्स का ज्ञान होगा, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, तो आप कहोगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ श्योर, बट अभी के लिए मान लो। वैसे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सूडो इन्वर्स, और वो बात की बात है, मान लो हम कोई तरीके से इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ना एक तरीका है, हमने पढ़ा होगा कि जैसे कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, उसको उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हमको वो मिल जाता है इन्वर्स वैल्यू। तो क्या हमारे कंप्यूटर के लिए ये करना आसान है या फिर उसको ये करना आसान है। और ये बात ध्यान में रखना कि ये कोई दो इक्वेशन नहीं होंगी, ये तो भाई हजारों इक्वेशंस होंगी। और ये इक्वेशन कह क्या रही है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ये कह रही है कि हमारे मॉडल के पास एक्स वाई और जेड ये तीन फीचर्स थे जिन पर हमारा आउटपुट निर्भर कर रहा था, और जब हम यहाँ पर कोएफिशिएंट्स रख रहे हैं 2 3 4, तो ये उसको उस प्रेडिक्टेड वैल्यू को, सॉरी उस रियल लाइफ डेटा को जब हम सिखा रहे होते हैं अपने मॉडल को, तो वो उस रियल लाइफ पॉइंट को फॉलो कर रही है। यानी कि अगर ये एक यहाँ पे एक वेक्टर हम मान देते हैं, जैसे 2 3 4 16 ऐसे मान लो, ठीक है ना, तो जो भी हमारा प्लेन होगा वो इसके करीब गुजर रहा है, ठीक है। अगर हम वैसे मैंने गलत ले लिया, ये वैल्यूज़ नहीं ले, मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, बेसिकली कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इसके करीब है, ये इसके करीब है। यानी कि अगर जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो कितने मार्क्स है, मान लो यही बता, असल ज़िंदगी में है 60 मार्क्स, अगर वो बंदा 2 घंटे पढ़ाई करता है और इसने कहा भाई उसके मार्क्स आए 56 आए, तो कोई ख़ास हमें दिक्कत नहीं है ना। पर ये हमने 2 3 4 ये वैल्यू हमने अपने मॉडल को सिखाने के दौरान उसे ये वैल्यूज़ दी थी। बेसिकली 2 3 4 क्या है, ये दीज आर पैरामीटर्स, ठीक है, ये पैरामीटर्स है, ये वो वैल्यूज़ है जो उस रिश्ते को ढूंढती है, ठीक, बेसिकली जस्ट लाइक दैट। और ये तो हो गया हमारा डिस्कशन। और हम लीनियर इक्वेशंस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन की मैं आपको एक बहुत अच्छा इंट्यूशन भी दूंगा कि क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सबसे पहली बात कर ली कि भाई इन्वर्स ले लेंगे, ये हमारे मॉडल के लिए बहुत आसान है। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, हम सूडो इन्वर्स लेते हैं। मैंने अभी समझाने के उद्देश्य से ये ले लिया, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, क्योंकि ये चीज़ हमारी मशीन के लिए करना बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है। हमारी मशीन यही करना चाहती है, वो नहीं चाहती कैलकुलेट करना इतनी फलाना वैल्यूज़। और चलो कर भी ली तो x की पावर 100 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैट्रिक्स में, बताओ। और ठीक है, ये जो मैंने अब तक आपको बताया आपके लिए समझना बहुत आसान है, और जस्ट थिंक अबाउट इट। और जब भी हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, या मान लो अगर आपको किसी कारण से पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज़ भी करना पड़ा, ठीक है, तो आप असल में कोई पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल नहीं होता, आप पहले अपने डेटा को फिट ट्रांसफॉर्म करते हो, है ना। पहले आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल क्लास को आप किसी उसमें सेव करते हो और आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हो। यूज़ आप लीनियर मॉडल ही करते हो यार अंत में, ठीक है।
क्योंकि ये आसान है भाई, हमारा जो कंप्यूटर है वो चाहता ही नहीं भाई। जब आप पॉलिनोमियल, मतलब आप समझ रहे हो कि कितनी फ़नी बात है कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहने को तो हमारे डेटा को अच्छे से फॉलो कर रहा है, पर हमारा कंप्यूटर वो डायरेक्टली नहीं लगाता, डायरेक्टली ये इक्वेशन नहीं ढूंढता, वो आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है। तो मैं आपको जब पॉलिनोमियल रिग्रेशन भविष्य में पढ़ाऊंगा तो आप ये देखोगे कि आपके जो डेटा है ना, वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है कि वो एक लीनियर फंक्शन में पॉलिनोमियल वाला काम करता है ऐसा, क्योंकि वो कैलकुलेशन आपका मॉडल खुद नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद इसमें मैंने आपको वेक्टर्स, लीनियर इक्वेशंस, इनका बहुत बहुत अच्छा मैंने आपको इंट्यूशन दे दिया है, ठीक है। अगली वीडियो किस बारे में होगी? अगली वीडियो होगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसे देखेंगे इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम पेपर पे, ठीक है। ये तो वाई लीनियर इक्वेशन का तो मैंने यहीं पार्ट कवर कर दिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस की।